नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगातार लगे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आंसर के साथ आप क्वेश्चन को लाइए। तो इस वीडियो में हमने आंसर के साथ सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया है और एक आसान भाषा में और आसान शब्दों में आप लोगों को बेहतरीन आंसर प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। और आप लोग इसे काफ़ी और पेन के साथ नोट भी करते रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग जो आपके आसपास या फिर 12th में हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में, उन सभी लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि सभी लोग ऐसे ही इसी आसान वे में एग्ज़ाम में अपने लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम में आएगा। और फ्रेंड्स, हम लोग का टारगेट क्या है आप लोग सभी को पता है कि 70 में से 70 नंबर हम लोग को इस बार लाना है। और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हम आप लोगों के लिए एक अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस को डिस्कस करके और एग्ज़ाम में आप लोगों को पूरा फोड़वा देंगे क्वेश्चन सहित। ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि हमारा इसमें पहला क्वेश्चन इस लेक्चर में क्या है। तो हमारा जो इसमें फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है कि मानव शुक्राणु की संरचना बनाकर उसका वर्णन कीजिए। इसमें करना क्या है कि हम लोग करेंगे क्या कि मानव शुक्राणु की संरचना बनाएंगे और उसके विभिन्न भागों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। और दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन जो बनेगा, बीटी फसल किसे कहते हैं। आखिर बीटी फसल किसे कहते हैं ये भी हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, हमेशा आता है और इस बार भी हो सकता है आए। और 3 से 4 नंबर में ज़्यादातर इसका क्या करता है, टिप्पणी देता है लिखने के लिए। तो हम उसको टिप्पणी करेंगे और उसके बारे में समझेंगे और इसमें कौन कौन से फसल आते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है। तो हमारा और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बायोपायरेसी। आखिर बायोपायरेसी क्या होता है। बहुत लोग फ्रेंड्स आप लोगों में होंगे जो बायोपायरेसी का नाम नहीं सुने होंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद आप लोग कभी बायोपायरेसी भूल नहीं पाएंगे कि आखिर बायोपायरेसी होता क्या है। ठीक है। बस आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमारा जो चौथा क्वेश्चन बनेगा, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं या किसी आनुवंशिक रोग पर टिप्पणी कीजिए। तो यहीं से हमारा फ्रेंड्स एक चीज़ समझ में आ जाता है कि या फिर हमें पूछे डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं उसके बारे में, या फिर पूछ ले किसी आनुवंशिक रोग पर टिप्पणी कीजिए। मतलब क्या है कि जो डाउन सिंड्रोम हमारा होता है वो डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम हमारा क्या होता है कि डाउन सिंड्रोम जो है ना, ये एक आनुवंशिक रोग ही है। ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवंशिक रोग ही है। और चाहे आनुवंशिक रोग के बारे में पूछ ले या पूछ ले कि किसी डाउन सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम के बारे में हमें लिखना है तो उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं और पहला क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव शुक्राणु की संरचना बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो इसको हम लोग समझते हैं और आसान वे में आप लोग कॉपी पेन के साथ नोट करते रहिए। ठीक है। तो पहले हम लोग इसके फिगर को समझते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर फिगर हम लोग समझ जाएंगे ना तो उसमें क्या होगा कि हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे और एक आसान भाषा में हम लोग उसको अपना शब्द दे सकते हैं। ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है कि मानव शुक्राणु की संरचना हम लोग देख रहे हैं। तो ये हमारा क्या है, मानव का शुक्राणु है। ठीक है। मानव का शुक्राणु है। अब मानव शुक्राणु में हम लोग क्या करते हैं कि मानव शुक्राणु में समझते हैं इसको हम लोग थोड़ा करते हैं जूम और इसको देखते हैं कि हमारा मानव शुक्राणु में आखिर कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमारा जो होता है सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा शीर्ष भाग है। अब शीर्ष भाग कौन कौन सा है, यहाँ से लेकर इस संरचना को हम लोग शीर्ष भाग बोलते हैं। ठीक है। इस संरचना को शीर्ष भाग बोलते हैं। और शीर्ष भाग में हमारा क्या क्या होता है, शीर्ष भाग में हमारा होता है क्या, एक एक्रोसोम जो कि सबसे ऊपर होता है। ठीक है। और उसके नीचे क्या होता है, हमारा केंद्रक होता है। ये आप लोग देख रहे हैं जो ये द्रव द्रव छोटा छोटा करके है, ये सब केंद्रक है। ठीक है। और केंद्रक के जस्ट नीचे हमारा क्या होता है, ग्रीवा होता है। ठीक है ना। तो शीर्ष भाग में हमारा इतना भाग आया। ठीक है। एक्रोसोम, केंद्रक और ग्रीवा। ठीक है। अब हम लोग नीचे और मध्य भाग को समझते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो मैं दूसरे प्रयास करता हूँ तरीके से समझाने के लिए। ठीक है। पहले आप लोग क्या करेंगे, आंसर राइटिंग जब लिखते समय क्या करेंगे, आप लोग सीधा लिखेंगे कि हमारे शुक्राणु में 3 भाग पाए जाते हैं। कौन कौन से, शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक शीर्ष भाग और फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक मध्य भाग, फिर ये हमारा पूरा क्या है वो पुच्छ भाग। पुच्छ की तरह दिख रहा है, जैसे किसी जानवर का पूछ हो गया तो उसकी तरह दिख रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, शीर्ष भाग, ये मध्य भाग और ये पुच्छ भाग। तो शुक्राणु हमारा जो मानव का है 3 भागों में बटा हुआ, शीर्ष, मध्य और पुच्छ भाग। अब उसको हम लोग आगे देखते हैं। अब शीर्ष भाग में हमारा एक्रोसोम आता है जो सबसे ऊपर होता है, फिर केंद्रक आता है, फिर ग्रीवा आता है। ग्रीवा यानी गर्दन की तरह है तो इसे हम लोग ग्रीवा बोल देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता होगा कि हमारे सेल का ये पावर हाउस बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और सबसे नीचे इसमें क्या आता है, पूछ आता है। पूछ आप लोगों को पता होगा, पूछ जैसे किसी जल में तैरते हुए, चूंकि हमारा शुक्राणु है तो जब किसी मादा के शरीर में शुक्राणु प्रवेश करता है तो हम सभी जानते हैं कि वो तैरता है या किसी द्रव में तैरते हुए जाएगा। तो पूछ का काम क्या है कि किसी जल में उसे गति प्रदान करने का काम करता है। ठीक है।
तो हम लोग समझते हैं आगे। तो आप लोग आई होप समझ गए होंगे फिगर अच्छे से, और फिगर आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम में अगर बनाएंगे तो अच्छा आपको नंबर भी मिलेगा, और हो सकता है इसका 2 या 3 नंबर में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि मानव शुक्राणु की संरचना बनाकर उसका नामांकन कीजिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आप लोग इसे अच्छे से आप आई होप समझ गए होंगे। तो हम लोग इसके आंसर राइटिंग पर देखते हैं कि आंसर राइटिंग हमारा इसमें क्या बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम लोग इसे समझते हैं। तो हमारा क्या है कि मानव शुक्राणु की संरचना, इसमें क्या है, प्रत्येक शुक्राणु 3 भागों में बटा होता है। आप लोग समझ गए कौन कौन सा 3 भाग, कौन कौन सा, शीर्ष भाग, मध्य भाग और एक पुच्छ, ठीक है। तो शीर्ष भाग, मध्य भाग और पुच्छ भाग, ये हमारा 3 भाग हुआ शुक्राणु का। उसके बाद क्या है, अब शीर्ष भाग की हम लोग चर्चा करते हैं। पहला हम लोग शीर्ष भाग के बारे में समझते हैं, आखिर शीर्ष भाग होता क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग वीडियो को थोड़ा करेंगे जूम और समझेंगे कि आखिर शीर्ष भाग क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग शीर्ष भाग को चर्चा करते हैं। तो शीर्ष भाग क्या होता है, यह भाग प्रायः फूला हुआ घुंडीदार है, ठीक है ना, फूला हुआ। आप लोग देखें फिगर में, देखें कि इसमें क्या होता है कि ये देखिए इस भाग को, ये भाग क्या है हमारा शीर्ष भाग, क्या है, फूला हुआ घुंडीदार। घुंडीदार यानी बोल सकते हैं उसे घंटी के आकार जैसा है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि यह प्रायः फूला हुआ घुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा दंडनुमा होता है, ठीक है। मतलब मानव में क्या है, मानव में घुंडीदार होता है, लेकिन अन्य जंतुओं में यह लंबा, लंबा यानी लंबा रहेगा, और दंडनुमा यानी डंडे के आकार का रहेगा, ठीक है। और इसमें केंद्रक स्थित होता है, आपने देखा कि उसमें केंद्रक स्थित है शीर्ष भाग में। उसके बाद इसके शीर्ष पर बनी संरचना एक्रोसोम होती है। एक्रोसोम आपने देखा, ये जो हमारी संरचना थी, ये संरचना थी, ये संरचना थी, इसके ऊपर एक ऐसे कैप नुमा बना था, और यहाँ पर एक संरचना थी जिसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्रोसोम, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो इस संरचना को हम लोग एक्रोसोम बोलते थे ना। तो ये क्या हुआ कि एक्रोसोम, अब एक्रोसोम का काम क्या है, इसके शीर्ष भाग पर बनी संरचना एक्रोसोम होती है, जो अंडाणु के भित्ति को नष्ट कर निषेचन में सहायता करती है। तो फ्रेंड्स इसका सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा आंसर, आप लोग एक बार में समझिए कि यह भाग क्या होता है, प्रायः फूला हुआ घुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा भी होता है, ठीक है। अब इसमें केंद्रक स्थित होता है, ये तीसरा स्टेप हुआ। इसके बाद इसके शीर्ष पर बनी संरचना एक्रोसोम कहलाती है। अब एक्रोसोम का कार्य क्या हुआ, जो अंडाणु के भित्ति को नष्ट कर निषेचन में सहायता करती है, ठीक है। ये अंडाणु के भित्ति को नष्ट कर देती है और निषेचन में सहायता करती है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं दूसरा चीज। फिर हमारा इसमें आता है सेकेंड भाग, क्या आता है हमारा, मध्य भाग। अब सेकेंड क्या आया, मध्य भाग आया, ठीक है। सेकेंड हमारा क्या आया, मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या होता है फ्रेंड्स कि यह केंद्र शीर्ष से पतला दंडनुमा होता है। अब यह केंद्र शीर्ष से, मतलब कि जो हमारी ऊपर वाली संरचना थी यानी शीर्ष भाग था, शीर्ष भाग से क्या होता है, पतला होता है, और दंडनुमा, दंडनुमा यानी डंडे के आकार। जैसे हम लोग देखें क्या, यहाँ पर हमारा ये भाग ऐसे होता है इतना, ठीक है ना। तो ये दंडनुमा होता है, जो क्या होता है, जो छोटी सी ग्रीवा द्वारा शीर्ष भाग से जुड़ा होता है, ग्रीवा द्वारा जुड़ा होता है शीर्ष भाग से। मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, आपने देखा कि मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, जो उसे एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा क्या आता है इसमें पॉइंट, तीसरा भाग आता है पुच्छ। अब पुच्छ क्या होता है कि पुच्छ प्रायः लंबी कोड़े नुमा, यानी कोड़े यानी रस्सी के आकार का, एक तरह हम लोग समझ सकते हैं कि पूछ आप लोग समझते हैं कैसा होता है, रस्सी के आकार का होता है, लंबा होता है, और अत्यधिक गतिशील। गतिशील क्या मतलब कि उसको गति प्रदान करेगा, जैसे कि मछलियों में आप लोग देखते हैं उसका पूछ कैसे गति करता रहता है तेजी से, सेम वैसा ही हमारा क्या होता है, शुक्राणु में भी होता है। अब पुच्छ द्वारा शुक्राणु तरल में तैरने का काम करता है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि पुच्छ का काम क्या होता है, तैरने का काम करता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोग इसे समझ गए होंगे, और एक बार आप लोग स्टार्टिंग से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में, हो सकता है क्या आएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना, आएगा एग्जाम में, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। तो हो गया आपका। तो हम लोग अगले क्वेश्चन और समझते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन उसमें क्या था, सेकंड क्वेश्चन हमारा जो था कि बीटी फसल या बीटी क्रॉप किसे कहते हैं। तो हम लोग इसमें समझेंगे आखिर बीटी फसल किसे कहा जाता है। तो बीटी फसल के बारे में हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स। तो ये क्या है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है। ये पादप पीड़क प्रतिरोधी होते हैं। बीटी एक प्रकार की प्रतिविष है जो बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण बीटी के पास। अब देखिए, हमने एक बार आप लोग पढ़ के समझा दिया कि आखिर ये क्या होता है। अब आप लोग एक बार सुनिए कि आखिर बीटी फसल किसे कहते हैं। देखिए,
बीटी फसल क्या होता है कि जैसे कि हम लोग खेत में सभी लोग लगभग गांव से होंगे, बहुत ज़्यादा लोग गांव से होंगे, बहुत लोग खेती देखते भी होंगे, खेती कैसे किया जाता है, ठीक है। तो उसमें देखते होंगे किसान लोग क्या करते हैं कि खेत में एक कीटनाशक का छिड़काव करते हैं ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ना लगें, जो टिड्डा उड्डा लग जाते हैं फसल में हमारे, तो वो सब ना लगे, ठीक है ना, ताकि उससे फसल खराब ना हो। तो वो क्या किया जाता है कि उसमें कीटनाशक छिड़के जाते हैं। लेकिन अब हमारे वैज्ञानिकों ने जो क्या किया कि बीटी फसल में क्या किया कि एक बैसिलस thuringiensis, बीटी का पूरा नाम होता है बैसिलस thuringiensis, जो हमारा जीवाणु होता है उसको क्या किया जाता है, बैसिलस thuringiensis जीवाणु को उस पौधे के आनुवंशिकी में, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उस पौधे के या उस बीज में ही ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उसके जन्म से ही। और ऐसा वो लोग एक बीज बना रहे हैं बीटी मतलब बैसिलस thuringiensis की सहायता से, जिससे वो बड़ा हो और उसे उसे कीटनाशक की आवश्यकता न पड़े, ठीक है। तो ऐसा हमारे वैज्ञानिक लोग बनाए हैं। और उसमें क्या आता है, हमारा सबसे पहले बनाया गया बीटी कपास, या बीटी कपास, कपास किसे बोलते हैं, कॉटन को, यानी जिसे सामान्य भाषा में हम लोग रुई बोलते हैं। तो बीटी कपास हो गया, बीटी मक्का हो गया, बीटी धान हो गया, बीटी गेहूँ हो गया। तो ऐसे ऐसे अनेक फसल तैयार किए जा रहे हैं जिनमें हमारे कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है, और वो परमानेंटली उनके अंदर क्षमता होती है कि वो लोग किसी भी कीटनाशक को मार सकते हैं। अगर उनके कोई कीटनाशक अटैक करे तो वो लोग उसको वहीं पर नष्ट भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं उसके साथ लड़ाई करेंगे, ठीक है ना। तो उनके अंदर वो ऐसा केमिकल पाया जाएगा जिससे कि कोई भी कीटाणु अगर उनको खाने का प्रयास करेगा तो खुद ब खुद कुछ दिन के बाद मर जाता है, ठीक है। अब समझ गए आप लोग बीटी फसल। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों का बहुत हिट होए, क्या है, बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब क्या होता है, बायो मतलब आप लोग समझते हैं कि जैविक चीज़। तो इस बायोपायरेसी का मतलब क्या होगा समझिए, हम लोग परिभाषा समझते हैं बायोपायरेसी आखिर होता क्या है, कि बायोपायरेसी कहते किसे हैं, ठीक है ना। बायोपायरेसी किसे कहते हैं, तो विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियां या अन्य संगठन जब किसी देश के जैविक संसाधन या समुचित प्रतिकर भुगतान किए बिना अनौपचारिक या हम लोग बोल सकते हैं अनधिकारिक रूप से उन संसाधनों का प्रयोग करते हैं, या तो क्या कहलाता है, ये बायोपायरेसी कहलाता है। मतलब क्या 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 है इसके बारे में समझिए, कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब हमारे देश में आती हैं तो हमारे देश को बिना कर दिए, बिना कर का भुगतान किए हमारे देश के संसाधनों का क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। तो इसी चीज़ को बायोपायरेसी बोलते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि बायो यानी हम लोग बोल सकते हैं जैविकी चीज़ की चोरी की जाती है। बायोपायरेसी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी जैविक चीज़ों की या प्राकृतिक संसाधनों की हमसे बिना अनुमति लिए इनका चोरी करना है, बायोपायरेसी कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग इस परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए, तो और नोट भी कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लाते रहें फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम के लिए आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों का लगभग पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और हमारा एक आता है क्वेश्चन, क्या डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, आनुवंशिक की किसी रोग को बताइए, ठीक है। अब डाउन सिंड्रोम के बारे में हम लोग समझते हैं आखिर डाउन सिंड्रोम क्या होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो है हमारा फ्रेंड्स एक आनुवंशिक रोग है, आप सभी को पता है डाउन सिंड्रोम क्या है, एक आनुवंशिक रोग है। अब डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम लैगडाउन डाउन ने 1866 में खोजा था। आप सभी लगभग बहुत कम ही लोग जानते होंगे क्या, कि लैगडाउन डाउन ने सर्वप्रथम 1866 में किसको खोजा, डाउन सिंड्रोम को खोजा। अब डाउन सिंड्रोम क्या होता है, यह रोग 21वीं जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम में एक गुणसूत्र की अधिकता से होता है। फ्रेंड्स आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे बॉडी में या मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब ये रोग जब किसी मनुष्य को होता है तो उसके 21वें नंबर जोड़े में, 21वें गुणसूत्र के जोड़े में क्या होता है, कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं और उनमें एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण गुणसूत्र 46 न होकर क्या हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक व्यक्ति के गुणसूत्रों की संख्या 46 से बढ़कर 47 हो जाती है। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का चेहरा क्या होता है, मंगोलियनों की तरह, मंगोलियनों यानी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं बहुत भद्दा दिखाई पड़ता है ना, मंगोलियन यानी उभरा हुआ चेहरा, जैसे मंगोलियनों की भांति माथा चौड़ा हो जाएगा, उसके बाद गर्दन एवं अंगुलियां क्या हो जाएंगी, छोटी और फूल जाएंगी, कद छोटा हो जाएगा, उनका मंद बुद्धि हो जाएगा और खुदरी त्वचा हमेशा रहेगी। उसके बाद क्या है, माटी जीभ यानी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं मोटी जीभ, ठीक है ना, मोटी जीभ, उभरा हुआ निचला होंठ आदि लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब क्या होता है कि उनका चेहरा फूल जाएगा फ्रेंड्स, माथा उनका चौड़ा हो जाएगा, उसके बाद गर्दन एवं अंगुलियां छोटी छोटी फूली फूली लगेंगी, मतलब एक तरह से वो लोग पूरा कुरूप हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि इस रोग को मंगोलियन जड़ता भी कहा जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि मंगोलियन जड़ता किसे कहते हैं, तो इस रोग को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा, इस रोग को मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम या पूछे किसी आनुवंशिक रोग पर
टिप्पणी लिखे तो ये तीनों हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे, और इन सब चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार फिर से ले लीजिए। हम वीडियो को एक बार बैक कर दे रहे हैं, सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, और ऐसे हमारे चैनल पर बने रहिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने साथियों को वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और प्लीज़ कमेंट करिए। अगर आप लोगों को और अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और ऐसे बने रहिए। तब तक हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाते रहेंगे। जय हिंद।